शकील महज 2 साल का था जब प्रोफेसर साहब ने इसे यतीम खाने से लिया। जब फारूक साहब शकील को घर लेकर आए तो मिसेस फारूक बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। हालांकि इनकी शादी को भी 5 साल ही गुजरे थे, लेकिन इन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। उन्होंने शकील को बहुत लाड़ प्यार से पाला। मगर 2 साल बाद जब प्रोफेसर साहब का अपना बेटा पैदा हुआ तो मियाँ बीवी की तवज्जो शकील से कम होने लगी। वो इस बात को समझने लगे कि शकील तो इनका अपना खून नहीं और उन्हें पूरी तवज्जो अपने बेटे की तालीम और तरबियत पर ही देनी चाहिए। प्रोफेसर साहब यतीम खाने वापस गए और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं शकील को वापस यतीम खाने के हवाले करना चाहता हूँ। शकील चूँकि बच्चा था और जब प्रोफेसर साहब ने वापस यतीम खाने छोड़ कर गए तो यहाँ आकर वो ना कुछ खाता था ना पीता था और दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। यतीम खाने के मैनेजर ने जब शकील की हालत देखी तो प्रोफेसर साहब से मुलाकात की और कहा कि मैं आपकी मन्नत करता हूँ कि इस बच्चे को दोबारा अपने घर ले जाए, क्योंकि वो आप लोगों से बहुत मायूस हो चुका है और आपकी जुदाई में ना वो कुछ खाता है ना पीता है। मगर प्रोफेसर साहब ने शकील को वापस लाने से इनकार कर दिया। 22 साल बाद प्रोफेसर का बेटा जो यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था कि एक ट्रैफिक हादसा पेश आया। बेहोशी की हालत में इसके बेटे को अस्पताल लाया गया और प्रोफेसर साहब को इतला दी गई कि आपका बेटा फलां अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है और इसकी हालत बहुत ख़राब है। प्रोफेसर साहब अस्पताल में भागे आए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब इसकी नज़र डॉक्टर पर पड़ी तो दंग रह गया। प्रोफेसर फारूक साहब क्लास में कम और सफ़र में ज़्यादा रहते थे। वो मुख्तलिफ इंसानों की ज़िंदगी पर रिसर्च कर रहे थे और इन पर एक किताब लिख रहे थे और इस किताब की तकमील के लिए वो मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ सेमिनार में शिरकत करता। ऐसे ही एक दिन वो यतीम खाने में पलने वाली बच्चों की ज़िंदगी पर कुछ लिखना चाहते थे। यतीम खाने जाने से पहले वो 2 ओल्ड होम का विज़िट भी कर चुके थे, जहाँ पर ऐसे वालिदैन से मुलाकात की जिन्होंने अपनी औलाद के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, इनकी तालीम और तरबियत परवरिश पर अपनी ज़िंदगी मशक्क़त में डाली, मगर फिर वही औलाद इनको ओल्ड होम में छोड़ गई। प्रोफेसर साहब को इस बुज़ुर्ग का चेहरा नहीं भूला जो कल इसने ओल्ड होम में देखा। इसके 4 बेटे थे, चारों तालीम याफ्ता और आला ओहदों पर फाइज थे। वो आला ओहदे पर पहुंच गए, लेकिन इंसानियत इनमें शायद अभी भी नहीं थी। वो अपने बाप को ओल्ड होम महज इसलिए छोड़कर चले गए कि जहाँ इनके लिए बहुत अच्छा माहौल है और ख्याल रखने के लिए डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि घर में तो अब्बा जान अकेले होते हैं। मसरूफियत की वजह से हम अपने वालिद को टाइम नहीं दे सकते थे। जब फारूक साहब ने इस बुज़ुर्ग से पूछा कि क्या आप यहाँ खुश हैं, तो वो मुंह से तो कुछ ना बोला, लेकिन इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसने प्रोफेसर साहब को जवाब दिया कि जब आपकी औलाद जवान होगी आप इनसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे और आपकी ख्वाहिश होगी कि आपके बच्चे हर वक्त आपकी आंखों के सामने हों, मगर ये ख्वाहिश आपकी पूरी ना हो और आपके वो बच्चे आपको छोड़कर अपने से जुदा कर लें। महीने में 1-2 बार ही आपसे मिलने आएँ, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप ओल्ड होम में खुश हैं। प्रोफेसर साहब इस बुज़ुर्ग के जज्बात को समझ सकते था और इसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि मज़ीद इससे कुछ पूछ सके। आंसू बहाता हुआ वो जल्दी से चला गया, मगर शायद अभी भी प्रोफेसर साहब ने बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ सहना था। यतीम खाने पहुँचे तो वहाँ मौजूद हर बच्चे की अपनी अपनी ही कहानी थी। इंतज़ामिया प्रोफेसर साहब के बच्चों के बारे में मालूमात दे रहे थे और वहीं पर पहली बार प्रोफेसर साहब ने शकील को देखा। इसकी नीली नीली आंखें प्रोफेसर साहब को बहुत पसंद आई। गो कि इनकी आंखें बहुत प्यारी थी, लेकिन इन आंखों में एक उदासी थी। मैनेजर साहब ने देखा कि प्रोफेसर साहब इस बच्चे को काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो इसने प्रोफेसर फारूक को बताया कि इस बच्चे का नाम शकील है। 6 माह पहले हम इसे यहाँ ले आए थे। ये इस बदकिस्मत माँ का बेटा है जिसने अपनी औलाद को जहर देकर मारना चाहा। फारूक साहब ने कहा कि मैं ऐसे कई वाक़यात सुने हैं जिसमें गरीब वालिदैन अपने बच्चों को मार कर खुदकुशी कर लेते हैं। मैनेजर ने बताया, मगर यहाँ मामला कुछ और ही था। शकील 1 साल का था कि इससे बड़े इसके 2 भाई और एक बहन थी। शकील का वालिद रोज़गार की तलाश में फैसलाबाद शहर आया तो बीवी बार बार इसे फ़ोन करके कहती कि घर में आटा ख़त्म होने वाला है, आप जल्दी से पैसे भेजें। वो बार बार अपनी बीवी से यही कहता कि फ़िलहाल पड़ोसियों से आटा मांग लो, मगर वो यही कहती कि पड़ोसी इसकी मदद नहीं करते। हालात की तंगी की वजह से इसने अपने चारों बच्चे को चूहे मारने वाली दवाई खिला दी और ख़ुद घर छोड़कर मेके वापस आ गई। पड़ोसियों ने इसकी घर जाकर देखा
तो दो बच्चे जान की बाजी हार चुके थे जब दो की हालत बहुत ख़राब थी। इन दोनों में से एक शकील भी था और शकील और इसकी बहन को अस्पताल लाया गया। शकील की बहन अस्पताल में ही दम तोड़ गई जबकि 1.5 साल शकील को अल्लाह ने बचा लिया। मेके वाले अपनी बेटी से पूछ रहे थे कि बच्चे कहाँ हैं तो वो खामोश रही और कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जब लड़की के वालिदैन को इतला दी गई कि इसने अपने चारों बच्चों को जहर दे दिया है, 3 बच्चे मर चुके हैं जबकि छोटा बेटा अस्पताल में ज़िंदा है, तो उन्होंने अपनी बेटी को ही पुलिस के हवाले कर दिया। ये अपनी नौयत का सबसे अजीबोगरीब वाक़या है, जहाँ पर एक बीवी अपने शोहर को सबक सिखाना चाहती थी कि इसने बच्चे तो पैदा किए लेकिन अब इनका ख्याल नहीं रख रहा। अस्पताल से ही इस बच्चे को यतीम खाने मुंतकिल किया गया और अब इसे 6 माह हो चुके हैं इधर आए हुए। प्रोफेसर फारूक साहब ने जब शकील की जैसी कहानी सुनी तो इसके दिल में दर्द पैदा हुआ। इसने मैनेजर से कहा कि क्या ये बच्चा मैं गोद ले सकता हूँ। मैनेजर ने प्रोफेसर साहब से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसने कहा कि शकील की खुशनसीबी होगी कि ये आपके ज़ेर साया पले बढ़े और तरबियत हासिल करे। फारूक साहब ये सुनकर बहुत खुश हुए। इसने मैनेजर से कहा कि मैं कल अपनी बीवी के साथ दोबारा आऊँगा और शकील को अपने साथ ले जाऊँगा। घर जाकर प्रोफेसर साहब ने अपनी बीवी को बच्चे की कहानी सुनाई और इसे ये भी बताया कि वो बहुत प्यारा है, इसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मैं इसे गोद लेना चाहता हूँ। शौहर की बीवी सुनकर बीवी थोड़ी देर सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी, क्या आप अल्लाह ताला से मायूस हो चुके हैं? आपकी अपनी औलाद कभी नहीं होगी। हमारी शादी को तो अभी 4 साल का अरसा ही गुजरा है। प्रोफेसर साहब ने अपनी बीवी को समझाया और कहा कि मैंने कभी इस मामले में सोचा तक नहीं। मैं तो खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी हमसफ़र मिली। बस इस बच्चे को पालना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। बस मैं अपनी इस ख्वाहिश की तकमील चाहता हूँ। मिसेस फ़ारूक ने कहा कि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अगर आप एक बच्चे की कफ़ालत करना चाहते हैं तो मैं इसमें आपका साथ ज़रूर दूँगी। दूसरे ही दिन फ़ारूक साहब और इसकी बीवी यतीम खाने गए और शकील को अपने साथ ले आए। फ़ारूक साहब तो बहुत खुश थे कि शकील अब इनके घर में रहेगा, हर वक्त इनकी आंखों के सामने रहेगा। लेकिन इसकी बीवी कलसूम ज़्यादा खुश नहीं थी। इसे ये बात बहुत अजीब महसूस होती थी कि शादी के चंद साल बाद ही इसके शौहर ने एक बच्चा गोद ले लिया, मगर इसने अपने शौहर की इस ख्वाहिश में इसका साथ दिया और इस बात की मुखालफत करने की कोशिश न की। 2-3 दिन बाद कलसूम अपने मेके गई तो इसके वालिदैन इस पर बहुत नाराज़ हुए। ख़ासकर इसकी माँ कलसूम पर तो बरसने लगी कि ये तुमने क्या किया? तुमने फ़ारूक को मना क्यों न किया कि वो इस बच्चे को घर न लेकर आए? माँ बार बार अपनी बेटी से यही कह रही थी कि तुम्हारे इस अमल से तुम्हारा ही नुकसान होगा। कल को जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब तुम इस बच्चे के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे और यकीनन इस बच्चे के लिए ये बात ठीक नहीं होगी। फ़ारूक ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया जिसके नताइज का शायद इसे इल्म नहीं। कलसूम अपनी माँ को समझा रही थी कि माँ ऐसी वैसी कोई बात नहीं जो आप समझ रही हैं। फ़ारूक एक अच्छे इंसान है, खुदा तर्स है। इसने इस बच्चे की कहानी सुनी तो इसे अपने साथ ले आए। ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रही हैं। हम मियाँ बीवी में अब भी बहुत प्यार पाया जाता है। ज़िंदगी में कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं हुआ और आप लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दें। लोग हकीकत नहीं जानते, वो सिर्फ अंदाजे लगाते हैं और सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जिससे किसी इंसान का दिल दुखे। मैंने कभी लोगों की बातों की परवाह नहीं की, आप भी इनकी परवाह मत करें। हमारे दरमियान कभी भी फासले नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारे रिश्ते की बुनियाद ही खुलूस और मोहब्बत पर है। आप लोगों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। फ़ारूक कभी किसी पर ज़्यादती नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद कलसूम की तबीयत ख़राब हुई तो फ़ारूक अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने इसे खुशखबरी दी कि आपकी बीवी उम्मीद से है। ये खबर सुनकर फ़ारूक साहब जहाँ खुश था वहाँ इसकी बीवी कलसूम बहुत ज़्यादा खुश थी। इसकी शादी को तकरीबन 5 बरस होने वाले थे और इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। कुछ माह बाद प्रोफेसर साहब की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों मियाँ बीवी बेटे की विलादत पर बहुत खुश थे। इसने अपने बेटे का नाम हसन रखा। हसन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, कलसूम की तवज्जो शकील से कम हो रही थी। पहले पहल तो वो शकील से बहुत प्यार करती थी, मगर जब इसका अपना बेटा पैदा हुआ तब इसकी मोहब्बत शकील के लिए कम होने लगी और ये बात खुद फ़ारूक साहब ने महसूस की और हालात को देखते हुए फ़ारूक ने एक मुलाजमा घर में रखी और इस मुलाजमा की ड्यूटी लगाई कि वो शकील की देखभाल कर सके, इसका ख्याल रख सके। जब भी फ़ारूक घर होता था तो इसे शकील के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद शकील का ख्याल रखने वाला था। लेकिन मसला ये था कि वो सारा दिन घर में नहीं रह सकता था।
اس کی غیر موجودگی میں شکیل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا، کیونکہ اب اس کی بیوی شکیل سے بالکل محبت نہیں کرتی تھی۔ جب بھی شکیل کسی وجہ سے روتا تو وہ اس کو ڈانٹتی اور آیا کو بھی یہی کہتی کہ اس بچے کو چپ کرواؤ۔ فاروق اپنی بیوی کے اس رویے پر حیران تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی بدل جائے گی۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ معصوم بچہ ہے اور ایک عورت ہونے کے ناطے شکیل اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک دن جب فاروق گھر آیا تو اس کی بیوی نے صاف الفاظ میں اپنے شوہر سے یہی کہا کہ یا تو آپ اس بچے کو واپس یتیم خانے چھوڑ آئیں یا پھر اس سے کسی دوسرے گھر میں شفٹ کریں، کیونکہ اس گھر میں اس بچے کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کو سن کر وہ حیران ہو گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس حد تک تنگ دل ہو جائے گی۔ خیر اس نے اپنی بیوی کو تو کوئی جواب نہ دیا اور یہی سمجھا کہ شاید یہ غصے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ اتر جائے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ صبح شام وہ اپنے شوہر سے یہی کہتی کہ شکیل کو یہاں سے لے جائیں۔ فاروق نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ بچہ ہمارا مانوس ہو چکا ہے۔ میں بھی تو شکیل سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اولاد دی، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم شکیل سے لا تعلق ہو جائیں۔ لیکن بیگم صاحبہ کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ وہ اپنے شوہر کی کسی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ شکیل کو یہاں سے لے جائیں۔ 2-3 دن تک فاروق صاحب نے اپنی بیوی کی اس بات پر کان نہ دھرے اور اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک دن جب وہ واپس آیا تو بیوی نے سامان پیک کیا ہوا تھا۔ اس ٹائم ڈرائیور سے یہی کہا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، مجھے گھر چھوڑاؤ۔ فاروق نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ایسا تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے بیٹے کو یہاں سے لے کر چلی جاؤ گی؟ آخر وہ میری بھی اولاد ہے، مجھے اتنا ہی عزیز ہے، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مسز فاروق نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حسن سے آپ کو کوئی محبت نہیں اور آپ کو پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کے چاہے تھا کہ اس گھر میں موجود رہے گا، آپ کے ساتھ، آپ کی آنکھوں کے سامنے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہمارے بارے میں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ فاروق نے جب بیوی کے یہ حالات دیکھے تو اس سے کہا کہ خدا را میری بات غور سے سنو، میری بات کا یقین کرو، میں کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر ٹوٹ جائے۔ تم خفا ہو کر اپنے میکے چلے جاؤ، مجھے 2-3 دن کا وقت چاہیے۔ 2 دن بعد میں شکیل کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اب پروفیسر فاروق صاحب جانتے تھے کہ اس کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ اس لڑکی کو اپنے کسی دوسرے گھر میں شفٹ کر لے اور آیا بھی اس کے ساتھ رہے، جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یتیم خانے واپس چھوڑائے۔ وہ شکیل کو دوسرے گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا اور وہاں چونکہ اکیلی آیا ہی تھی تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی بیوی اپنے شوہر پر شک کرتی کہ نوجوان آیا ایک بچے کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ رہی ہے۔ آخر کار کافی سوچنے کے بعد اس نے شکیل کو واپس یتیم خانے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 2 دن کے لیے بہت مشکل ترین تھا جب وہ شکیل کو یتیم خانے چھوڑنے جا رہے تھے۔ بچہ محض 3 سال کا تھا۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا باپ اسے کہاں چھوڑنے جا رہا ہے۔ وہ تو فاروق صاحب کو ہی اپنا باپ سمجھتا تھا اور اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ بچے کو لے کر جب وہ یتیم خانے پہنچا تو مینیجر نے اس سے پوچھا کہ فاروق صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ آپ شکیل کو ادھر کیوں لے آئے؟ فاروق نے سر جھکا کر کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں۔ گھر میں شکیل کو کافی مسائل کا سامنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بچہ پریشان ہو۔ یتیم خانے کے مینیجر نے فاروق صاحب، اگر اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے تو اس ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ شکیل کو واپس یتیم خانے چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک بچے کے لیے بہت جگہ نہیں۔ وہ کہنے لگا ایسی بات نہیں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے تم پر بھروسہ ہے، تم میرے اچھے دوست ہو، مجھے امید ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ اس بچے کا خیال رکھو گے۔ اگر میں اس بچے کو اپنے گھر میں رکھوں گا تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میری بیوی مجھ سے خفا ہو کر گھر چھوڑ جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ فاروق صاحب میں تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، یتیم خانے کے سارے بچے مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر ہیں، لیکن یقین مانے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی یہاں سے بچہ لے کر گیا ہو اور پھر واپس یتیم خانے چھوڑ کر جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ خیر اب آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شکیل کا جہاں پہلے بھی خیال رکھا جاتا تھا اور اب بھی رکھا جائے گا، ہم اپنے فرائض سے پیچھے ہٹنے والے بالکل نہیں۔ فاروق وہاں سے واپس آیا لیکن اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔
वापस घर आया तो बीवी ने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया और कहा कि आपने मेरी बात पर अमल करके बहुत अच्छा किया। इस बच्चे की तालीम और तरबियत के बहुत बड़े मसाइल पैदा होते हैं इस घर में। पहले की बात और थी, पहले हमारी औलाद नहीं थी, लेकिन अब हमारी औलाद है। कल को जब हमारा बच्चा बड़ा होगा और जब इसे इस बात का इल्म होगा कि शकील इसका सका भाई नहीं, हमने यतीम खाने से अडॉप्ट किया है, तब इसका रवैया शकील के साथ अच्छा ना होता। मुस्तकबिल मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था बच्चों के हवाले से, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसे वापस यतीम खाने छोड़ कर आएँ। यकीन माने इसमें इस लड़के का भी भला है और हम भी सुकून से रहेंगे। फारूक चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आज वो किसी से बात नहीं कर रहा था, इसका दिल बुझा हुआ था। फारूक अपने कमरे में गया और चुपचाप सो गया। बीवी ने महसूस किया कि आज फारूक की तबीयत ठीक नहीं, वो किसी से बात नहीं कर रहा, और वो वजह भी जानती थी जिसकी वजह से इसका शोर बुझा बुझा सा है। फारूक का दिल करता था कि अभी जाकर बच्चे के पास चला जाए, हर रोज़ इससे मिले, और जब भी इसे मिलने जाता था तो शकील भागता हुआ इसके पास आ जाता और यतीम खाने से चले जाने पर वो रोने लगता था। फारूक जानता था कि इसे शकील से दूर होना पड़ेगा ताकि शकील को इसकी आदत जो पड़ चुकी है वो ख़त्म हो जाए। एक हफ्ते तक वो यतीम खाने ना गया तो एक दिन मैनेजर खुद इसके पास आया। मैनेजर ने फ़ारूक से कहा कि मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ ये हकीकत है कि बच्चा जब से वापस यतीम खाने आया है ना कुछ ठीक से खा रहा है ना पी रहा है, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, हर वक्त रोता रहता है। आप इसकी आंखों में देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों में खून उतर आया है। मुझे इस बच्चे की हालत को देखकर बहुत तरस आता है। काश आप इसे अपने साथ ना लेकर जाते तो ऐसे मसाइल कभी भी पैदा ना होते। लेकिन जब आपने इसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर ही लिया था तो वापस यतीम खाने छोड़ने की कोई तुक ना था। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि बच्चा आप दोनों मियाँ बीवी को बहुत मिस करता है। फारूक साहब ये सुनकर खामोश हो गए और मैनेजर से कहा कि वो बच्चा है, वक्त के साथ साथ संभल जाएगा, मगर मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। मैनेजर ने कहा ठीक है, फिर मैं भी आखिरी बार आपके घर आया हूँ, दोबारा आपसे कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। मैनेजर वहाँ से वापस आ गया। इसे शकील की हालत को देखकर बहुत तरस आता था। इसने एक डॉक्टर से बात की और कहा कि मैं चाहता हूँ कि शकील जल्द अज जल्द इस बात को भूल जाए। इसे किसी ने अडॉप्ट किया था, अगर मुमकिन है तो कोई ऐसी दवा या इंजेक्शन जिससे शकील की यादाश्त कम हो जाए, या फिर वो फारूक और इसकी बीवी को भूल जाए। मैनेजर की ये बात सुनकर डॉक्टर ने कहा ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन चूँकि वो बच्चा है, इतनी छोटी सी उम्र में हम इसे किसी किस्म का इंजेक्शन या मेडिसिन देने नहीं दे सकते। अगर लंबे अरसे तक फ़ारूक इस बच्चे को नज़र ना आए तो यकीनन वो फ़ारूक और इसकी बीवी को भूल जाएगा। फ़ारूक को मना करें कि वो अब किसी सूरत शकील से मुलाकात ना करे। इसी में इस बच्चे की बेहतरी है कि वो दोबारा नॉर्मल हो सकता है। मैनेजर ने फ़ारूक को फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर की आदात के मुताबिक अब आप कभी भी ज़िंदगी में शकील का सामना नहीं कर सकते। आप फ़ोन पर मुझसे शकील की खैरियत के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अब किसी सूरत आपको इजाज़त नहीं दूंगा कि आप बच्चे के सामने आएँ। नहीं, ना चाहते हुए भी फ़ारूक को इनकी बात माननी पड़ी और एक लंबे अरसे तक इसने शकील को नहीं देखा। गुजरते हुए वक्त के साथ फ़ारूक अपनी बीवी और बच्चों में मसरूफ़ हो गया। पहले पहल तो वो शकील के बारे में यतीम खाने फ़ोन करके इसकी खैरियत पूछ लेता, मगर अब आस्ता आस्ता इसने पूछना भी छोड़ दिया। इसे मैनेजर ने यह बताया था कि शकील पढ़ाई में बहुत ज़हीन है। तकरीबन 22 साल बाद इसका बेटा हसन एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था कि ट्रैफिक हादसे में बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। बेहोशी की हालत में इसके बेटे को करीबी अस्पताल पहुंचाया गया और फिर फ़ारूक साहब को कॉल की गई कि इसका बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और फ़लाँ अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़ा है। ये सुनकर फ़ारूक के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो जिस हाल में था भागता हुआ अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। इसका बेटा ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था और इसका ऑपरेशन जारी था। मियाँ बीवी बाहर अपने बेटे के लिए दुआ मांग रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और फ़ारूक से कहा कि आपका बेटा अब ख़तरे से बाहर है, लेकिन अभी आप इससे मुलाकात नहीं कर सकते। फिर जब इसे होश आया तो दोनों अपने बेटे से मिलने के लिए भागे। वो बार बार डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। बाद में ये भी पता चला कि हसन को खून की अशद ज़रूरत थी और इसके खून का मैच नहीं मिल रहा था। डॉक्टर साहब का खून मरीज़ से मैच कर गया और डॉक्टर ने 2 बोतलें खून इसे दी। इसके बेटे हसन को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी थी। जब हसन को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो एक बार फिर फ़ारूक साहब डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए इसके दफ्तर गए। डॉक्टर साहब के नाम की तख्ती देखी तो वहाँ डॉक्टर शकील लिखा हुआ था। नाम देखकर इसका दिल बेचैन होने लगा। फ़ारूक ने डॉक्टर शकील से पूछा बेटा तुम्हारे वालिद का नाम क्या है?
شکیل نے بتایا کہ میرے والد کا نام عزیز ہے۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ وہی یتیم خانے کا منیجر تھا جس نے فاروق سے کہا تھا کہ اب آپ شکیل سے نہیں مل سکتے، اور بعد میں اس نے شکیل کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ فاروق جانے سے پہلے اس سے کہنے لگے، بیٹا اگر برا نہ مناؤ تو میں آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ وہ شکیل کے گلے ملا اور پھر اس کا ماتھا چوما، رو کر کہا، بیٹا تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں مگر میں نے تیرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ شکیل نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، انکل آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے بھلا میرے ساتھ ایسی کون سی ناانصافی کی؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور ڈاکٹر کو کوئی جواب نہ دیا۔ فاروق واپس گھر آ گیا مگر ڈاکٹر بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اس بزرگ نے ایسی بات کیوں کی؟ میرا اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے؟ میں نے تو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ فاروق شکیل کو دوائیں دیتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا مگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شکیل کو یہ حقیقت بتاتا کہ میں تجھے یتیم خانے سے لے کر آیا تھا اور پھر وہیں چھوڑ آیا ہوں۔